हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल हम सबका जीके जीएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में निर्धारित हो चुका है और इसका फॉर्म में भरा है। इसी को देखते हुए हम लेकर आए हैं सीडीपी का क्वेश्चन और आंसर चाइल्ड डेवलपमेंट से। इससे पहले एक और वीडियो हम लोड कर सकते हैं जिसमें 1 से लेकर 15 तक का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आज हम 16 से क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत से क्या अभिप्राय है? सतत और व्यापक मूल्यांकन की अगर बात किया जाए तो सतत व्यापक मूल्यांकन मतलब जो उनकी सहायता से यानी उपकरणों की सहायता से साथ साथ मूल्यांकन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सतत मूल्यांकन। और सतत मूल्यांकन का मतलब होता है जो पूरे वर्ष यानी पूरे वर्ष औपचारिक या अनौपचारिक रूप से, क्या बताएं, पूरे वर्ष औपचारिक या अनौपचारिक रूप से जो चलता है मूल्यांकन, उसी को हम लोग कहते हैं क्या सर? सतत मूल्यांकन। तो चलिए इसी को देखते हैं। ऑप्शन में क्या बोल रहा है? अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों के साथ साथ मूल्यांकन करना और उनकी सहायता करना क्या कहलाता है? सतत मूल्यांकन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी अगर बात करें, ग्रेड की बात करें तो ग्रेड जहाँ रहेगा वह गलत हो जाएगा। जहाँ पूरे वर्ष शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक, अभी हम जस्ट बताएं, औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक रूप से भी मूल्यांकन जो होता है पूरे वर्ष जो चलता है वह क्या होता है? सतत मूल्यांकन कहलाता है। औपचारिक सिर्फ बोला है, इसके साथ साथ अनौपचारिक, लेकिन और इसके साथ बोला है पेपर पेंसिल परीक्षण, तो गलत है ये। समय पर बच्चों का स्मरण और प्रत्याहार की योजना का मापन करने की बात नहीं करता। इसमें मापन करने की बात नहीं करता। तो सतत मतलब क्या होता है? जो पूरे वर्ष शैक्षणिक औपचारिक या अनौपचारिक रूप से जो चलता है आकलन, और जो आकलन जो चलता है वह कक्षा में शिक्षण के साथ साथ, आकलन के साथ साथ कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया जो कहलाता है उसी को सतत मूल्यांकन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो प्रवीण अभिमुखी लक्ष्य, व सफलता से बचने वाला, व सफलता से स्वीकार लक्ष्य, या आत्म पराजित नहीं, क्योंकि आत्मा से जो खुद से पराजित हो जाए तो सफलता क्या मिलेगा? और सफलता से स्वीकार करना नहीं, और सफलता को स्वीकार करना भी ये हमारा गलत। और सफलता से बचने के वाले लक्ष्य नहीं, और सफलता से बचने वाला भी लक्ष्य नहीं होगा। तो ये होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। यानी प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य जो होता है लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा समावेशन का नियम है? समावेशन का नियम का मतलब अगर हम बात करें समावेशन की, तो समावेशन कक्षा का मतलब जो सभी को एक साथ शिक्षा दिया जाए। मतलब किसी भी व्यक्ति या समान विद्यार्थी हो या विशिष्ट विद्यार्थी या व्यक्तिगत विभिन्नता वाले को सभी को एक साथ जब बालकों में सर्वनीय विकास होता है तो उसी को कहा जाता है समावेशी शिक्षा, जिसमें जानबूझकर मतलब सूझबूझ का बालक में आपसी समझ का भी सहायता मिलता और एक दूसरे के सहायता करता है, जिसे समावेशी शिक्षा हम लोग कहते हैं। समावेशी का मतलब भेदभाव नहीं, भेदभाव की बात नहीं करता समावेशी शिक्षा। मानकीकृत नेगेटिव टैग, जहाँ मानकीकृत की बात करेगा तो वहाँ हम लोग नेगेटिव मानेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना, हाँ, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को क्या करना है? स्वीकार करना है। और समान विद्यार्थी और विशिष्ट विद्यार्थी यानी व्यक्ति विभिन्नता वाले बालक एक साथ शिक्षा व्यवस्था क्या, जिससे असमर्थ बालक का भी सर्वनीय विकास होता है। इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता को क्या करना है? स्वीकार करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही। पृथकीकरण नहीं, पृथकीकरण का मतलब अलगाव की बात नहीं करता। समावेशी शिक्षा में अलगाव की बात नहीं करता है, तो ये भी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 19 नंबर क्वेश्चन बोला है एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। जब आंशिक रूप से बच्चा देख सकता है तो घर में शिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? नहीं, घर में शिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। एक अलग संस्था में रखना नहीं, अलग संस्था में भी नहीं रखना, क्योंकि वह आंशिक रूप से देख सकता है। समावेशी
प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। हाँ, उसे बेसिक प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या कर सकता, आंशिक रूप से देख सकता। जो भी बच्चा आंशिक रूप से देखते होते नियमित स्कूल में ही भेजना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी। बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए, ताकि उनकी स्थिति में जूझने की विकसित नहीं करना है उसको। जूझने से उसके मन में जो है क्या डर की भावना हो जाएगा, इसीलिए यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, निम्न में तो कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मक में सहायता है। अगर सृजनात्मक की अगर बात किया जाए तो पहला बोला कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकार करना, विचार मंथन पर बल देना, अभिसारी चिंतन पर बल देना, अब और सहमति के प्रति सहनशीलता। अगर हम कल्पनाशील की बात करें, कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकार करना, हाँ कल्पनाशील उत्तरों को हम स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि कल्पना में सृजनात्मक का भाव आता है। इसमें कल्पना करेंगे तो इसमें सृजनात्मक का भाव। विचार मंथन पर बल देना, हाँ विचारों पर मंथन का भी बल देता है। मतलब अगर कोई भी चीज़ क्वेश्चन को अगर विचार करेंगे या मंथन करेंगे तो उससे क्या होता है, क्यूरियोसिटी जो होता है और एक से अधिक आंसर उससे प्राप्त। तीसरा बोला है अभिसारी चिंतन। अगर अभिसारी चिंतन की बात किया जाए तो अभिसारी चिंतन का मतलब जिसका सिर्फ और सिर्फ एक आंसर हो, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, एक आंसर हो, उसे अभिसारी चिंतन कहते हैं, जो कि गलत है। अभिसारी चिंतन, इसी के स्थान पर अगर अपसारी चिंतन रहता, अपसारी चिंतन का मतलब कल्पना से यानी सृजनात्मक यानी क्यूरियोसिटी जगता बच्चे में क्या करता है, एक से अधिक उत्तर छिपी होता है। मतलब अब सारी चिंतन, यहाँ बोला अभिसारी चिंतन, जो क्या है गलत है। और सहमति के प्रति सहनशीलता, हाँ ये सही है। इसका ऑप्शन 1 और 2 और 4 थे, 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाए। अभिसारी चिंतन मतलब होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक उत्तर हम, जैसे अभी हम जो बता रहे हैं यह क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक ही उत्तर होता है, जो क्या होता है अभिसारी चिंतन, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब होता है एक से अधिक उत्तर जिसका हो उसे हम लोग कहते हैं अपसारी चिंतन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा एक स्वर चिंतन यानी आत्मविमोह वाले छात्र जो नियम आयोजित सत्र की सहमति सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना करता, मतलब सामूहिक जो काम करने में उसको कठिनाई सामना कर रहा है, की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। क्या है, अनुरूप नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर क्या बोला, 1 नंबर सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना चाहिए। नहीं, अगर हम बात करते हैं आत्मविमोह की, आत्मविमोह में जो होता है कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसे बच्चे में विशिष्ट स्कूल में भेजना नहीं चाहिए। इसीलिए क्या बोलता है, लिखित सामग्री नहीं, लिखित सामग्री की बात नहीं करता है। बच्चे को कम शोर वाले विश्राम वातावरण युग्मों को कार्य करने की अनुमति नहीं, वातावरण विश्राम काल में नहीं, ऐसा भी नहीं है। बच्चों को विशिष्ट, हाँ बच्चों को क्या भेजना चाहिए, एक विशिष्ट स्कूल में भेजना चाहिए। क्यों, क्योंकि बच्चा में कठिनाई उत्पन्न हो रहा है। उसमें कठिनाई सामूहिक कार्य करने, यानी समूह में रखकर वह कार्य सही से नहीं कर पा रहा है, इसीलिए उसे बच्चे को ऐसा स्कूल में भेजना चाहिए जहाँ की विशिष्ट स्कूल में भेजना चाहिए, ताकि बच्चे क्या हो, खुद से ज्ञान अर्जित कर सकते और कुछ अपने ज्ञान को समावेशित कर सकते हैं। इसीलिए कुछ ऐसा स्कूल में भेजना चाहिए। समान कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद करना चाहिए, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना चाहिए ताकि उसका क्या हो यार। तो नेक्स्ट 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने, मतलब एक विद्यार्थी शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उसके लिए हतोत्साहित करना चाहिए, कभी कभी अनुमति नहीं देनी चाहिए, कभी भी अनुमति नहीं देनी चाहिए या सजा देनी। देखिए, अगर हम
विद्यार्थी को यानी बच्चे को अगर प्रश्न पूछने के लिए बोलेंगे तो वो सही बात है, प्रश्न पूछने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे हतोत्साहित नहीं करना। अगर हतोत्साहित कर देंगे फिर प्रश्न पूछेगा नहीं, क्यूरियोसिटी जगेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? गलत। कभी भी अनुमति नहीं देना चाहिए, नहीं, गलत बात है। अनुमति उसे देना चाहिए। प्रश्न पूछने के लिए बच्चे को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी अनुमति देना चाहिए। सजा देनी चाहिए नहीं, सजा की बात नहीं करता है। क्या करता है? प्रश्न पूछने के लिए बच्चे को सजा की बात नहीं करता। तो इसका मतलब आंसर कौन हो जाएगा मेरा? ए नंबर सही हो जाएगा। यानी प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चे को। स्कूल में जितना हो सके बच्चे को प्रश्न पूछने की अनुमति देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कथन और कारण है। क्वेश्चन नंबर 23 में है कथन और कारण। क्वेश्चन नंबर 23 बोला विद्यालयों में छात्रों के पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने और क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। सही बात है। अगर कोई विद्यार्थी या पुस्तक को याद किया और उसको उगल दिया, मतलब प्रश्न पूछा, उसके बारे में जिज्ञासा उत्पन्न हुआ, क्रियाशील हुआ, प्रश्न पूछा, वाद विवाद में समूह में शामिल हुआ, कार्य की योजना बनाया, तो यह क्या हुआ? विकास होना, यानी विकसित हो रहा है उसका दिमाग, क्या बच्चे का विकसित हो रहा है। इसीलिए कथन क्या है? सही है। कारण क्या बोल रहा है? अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक हो सही विकल्प सुने। मतलब अधिगम जो है स्वरूप क्रियाशील हो एवं सामाजिक हो। हाँ, सही बात है। अधिगम जो होना चाहिए, उसका लर्निंग जो होना चाहिए, क्रियाशील और सामाजिक होना चाहिए। मतलब ए भी सही और करण और कथन कारण दोनों सही। इसका मतलब क्या है? ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 24 नंबर। 24 नंबर बोला है एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखित संबंधों का प्रयोग क्या होना चाहिए? क्या कहलाता है? यानी आलेखित की जहाँ बात करेगा तो वहाँ चित्र का बात करेगा, आलेखित की जहाँ बात करेगा वहाँ क्या करेगा? चित्र की बात करेगा। यानी खंड तो होगा ना, खंड मतलब अलग अलग, स्मृति मतलब याद करना, अग्रवर्ती आयोजन नहीं, अग्रवर्ती आयोजन का मतलब ही नहीं, संकल्प मानचित्र। क्या होगा इसका आंसर? संकल्प मानचित्र, जो कि आलेखित संसाधनों का प्रयोग करता है। आलेख की जहाँ बात करेगा तो वहाँ मानचित्र आएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन बोला है उदाहरण के कुछ चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। तो आंतरिक प्रेरणा, अगर प्रेरणा की हम बात करें तो प्रेरणा दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक प्रेरणा, एक बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा का मतलब जो खुद से प्रेरित हो और खुद से प्रेरित होता है कुछ कार्य करे, उसे आंतरिक प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा का मतलब जैसे हम कुछ पुरस्कार दिए तो कुछ कार्य किया तो उसे हम लोग कहते हैं बाह्य प्रेरणा। अगर हम बात करें प्रेरणा, तो प्रेरणा का प्रतिपादन जो क्या था? मैकडोगल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? प्रेरणा। अभी प्रेरणा का मूल प्रतिपादक जो सिद्धांत दिया था वह कौन था? मैकडोगल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? मैकडोगल के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने कहा था कि मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, यानी मनुष्य के जो मस्तिष्क होता है उसमें कुछ न जन्मजात होता है, यानी जन्मजात प्रजातियां होती है जो मानव के सभी विचारों एवं क्रियाओं के लिए प्रेरित शक्ति का कार्य करता है। यानी जो जन्म लेता है बच्चा, उसी जन्म में यानी मानव में मस्तिष्क में कुछ जन्मजात यानी जन्म लेते ही कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होती है जो मानव के सभी विचारों एवं क्रियाओं के लिए प्रेरित एवं शक्ति का प्रदान करती है। जैसे खेलना, अगर बात किया जाए स्वयं प्रेरक, मतलब प्रेरक जैसे स्वाभाविक प्रेरक की बात करते हैं, जैसे खेलना किसी बच्चे का होता है, खेलना, अनुकरण करना, सुझाव देना, ये सब क्या होता है? स्वाभाविक प्रेरणा होता है। एक होता है कृत्रिम प्रेरक। कृत्रिम प्रेरक मतलब प्रशंसा करना, पुरस्कार देना, दंड देना, सामूहिक कार्य करना, ये सब क्या होता है? इसे कहते हैं कृत्रिम प्रेरणा। तो प्रेरणा में तो अभिप्रेरणा जो स्वाभाविक प्रेरणा होता है, जैसे स्वाभाविक प्रेरणा में आ जाएगा खेल कूद करना, अनुकरण करना, सुझाव देना,
वह कृत्रिम परिणाम आता है प्रशंसा, पुरस्कार, दंड और सामूहिक कार्य करना। तो आप बात करते हैं, यहाँ बोल रहा है आंतरिक परिणाम, मतलब जो खुद के लिए हो। रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने की बात करता है। तो इसका मतलब क्या, 90% अंक अगर लाएगी रोशनी तो घड़ी दिलाएगी, तो क्या हो गया, बाह्य परिणाम। इसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल मोटिवेशन। रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रही है क्योंकि उसके माता पिता फिर टीवी देखने देंगे। मतलब रूमी को बोला अगर तुम जल्दी जल्दी काम कर लेगी तुम्हें हम क्या करेंगे, टीवी देखने देंगे। ये भी जहाँ क्या बोल रहा है, तुम जल्दी जल्दी काम करो, मोटिवेट कर रहा है कि तुम जल्दी जल्दी काम करो तो हम तुमको टीवी देते। ये भी क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन। रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका को प्रशंसा पाना चाहती है। अध्यापिका से वह अपने अच्छे अच्छे शब्द यानी अध्यापिका से यानी शिक्षक से अच्छे अच्छे प्रशंसा करवाना चाहती है। ये भी क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन। ये भी क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन। अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोतों तलाश कर रही है क्योंकि वह नई जानकारी में रुचि ले रहा है। नई जानकारी में रुचि ले रही यानी रवि जो विभिन्न स्रोत को खोजबीन कर रहा है, क्यूरियोसिटी जगा रहा है। यानी जहाँ खोजबीन की बात करेगा तो क्या होगा, आंतरिक प्रेरणा की बात करता है। नए खोजबीन हो, नए जिज्ञासा हो, तो ये सब क्या होता है, आंतरिक प्रेरणा कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 25 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 26 नंबर बोला है, इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है। नहीं देती है तो छात्रों को अभिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना, छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करना, छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना, या कक्षा में छात्रों को प्रदर्शन की एक दूसरे की तुलना करना। तो देखो कि बोला नहीं करना यानी नेगेटिव वर्ड को चुनना है। नेगेटिव वर्ड छात्रों का अभिगम की प्रभावकारी को अर्थपूर्ण विधि सिखाना। हाँ, अर्थपूर्ण जहाँ बात बोलेगा यानी रिलेटेड, यानी जो चिंता है, चिंतन है, उसी से रिलेटेड बात बोल रहा है, तो ये क्या है, सही बात बोल रहा है। छात्रों को लघु अवधि में यथार्थवादी यानी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करना। हाँ, ये भी सही बोला क्योंकि कम समय में बोला है कि तुमको ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य निर्धारित करना है, तो ये भी सही बात बोला। छात्रों को अपनी चिंता के अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद। हाँ, छात्रों को अपनी चिंता यानी खुद की जो थिंकिंग है, सोच है, उसको अनुभूति करना यानी खुद को देखना है क्या है, ती भी सही। 1 और 2 सही बात बोला। तीसरा बोला है नेगेटिव वर्ड, ये सब क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। क्या है ये सब, पॉजिटिव वर्ड। कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन के एक दूसरे की तुलना करना, नहीं, तुलना करने की बात नहीं करता है, तो ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तुलना की करने की बात कभी नहीं बोलता है थिंकिंग में, नहीं, चिंता में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन नंबर डी मेरा 26 का सही हो जाए क्योंकि यह तुलना करने की बात बोलता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है। जब त्रुटि की बात कर रहा है तो अधिक त्रुटियों वाले छात्रों का कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करना, मतलब जो अधिक त्रुटि करता है और जो कम त्रुटि करता है उन दोनों को अलग करना है। अधिक त्रुटि वाले छात्र को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना, मतलब बोला है जो अधिक त्रुटि करेगा उसको अधिक प्रश्न देना है। सीम बोला त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना है। त्रुटियों को समझाना क्योंकि वह छात्रों के लिए चिंतन को समझने में मदद करता। हाँ, ये बात सही बोला, यानी त्रुटियों को समझना मतलब त्रुटि को समझना कि बच्चा त्रुटि क्यों कर रहा है, क्योंकि वह छात्रों को चिंतन को समझाने में मदद करता है। यानी जब त्रुटि कोई बच्चा करेगा तो वह क्या होता है, उसके लिए अच्छा होता है, पॉजिटिव माना जाता है। त्रुटि क्यों माना जाता है, पॉजिटिव माना गया है। क्यों माना गया पॉजिटिव, क्योंकि जब तक बच्चा
त्रुटि नहीं करेगा यानी गलत नहीं करेगा तब तक वह समझ ही नहीं पाएगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं। इसीलिए त्रुटि को समझना, क्योंकि छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करता है, उसके थिंकिंग को मदद करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। अगर 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देता है? अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अगर बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अगर बात करें तो यह बोलता है परीक्षा के लिए पढ़ना, या स्मरण आधारित शिक्षा, या वेधन उद्यन, या संप्रतीय शिक्षा। अगर शिक्षा नीति 2020 की बात किया जाए तो यह बोलता है संप्रतीय समझ, यानी समझ पर आधारित होना चाहिए। पढ़ना जो होता है वो कैसा होना चाहिए? समझ पर आधारित होना चाहिए। अगर इसकी 2020 शिक्षा नीति 2020 की अगर और कुछ बात किया जाए तो शिक्षा नीति 2020 जो बल देता है यानी जोर देता है वैचारिक समझ पर। किस पर देता है? वैचारिक समझ पर बल देता है। और शैक्षणिक परिणामों के सुधार पर जोर देता है, यानी उसके जो परिणाम होते हैं उस पर अधिक बल देता है। शिक्षा नीति के अगर प्रमुख लक्ष्य की बात किया जाए तो लक्ष्य 2030 तक, कब? 2030 तक जितने भी नामांकन अनुपात है वो 100% होना चाहिए। स्कूल में नामांकन जो होना चाहिए कितना प्रतिशत होना चाहिए? 2030 तक 100%। और जो शिक्षा नीति 2020 कहता है 5वीं तक, क्लास 5वीं तक अपनी भाषा या स्थानीय भाषा या मातृभाषा में शिक्षा होना चाहिए। किसे होना चाहिए? मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा होना चाहिए। कब? कक्षा 5 तक। और मातृभाषा को कक्षा 8, क्या बोले? मातृभाषा को कक्षा 8 या कक्षा 8 और उससे आगे के शिक्षण के लिए भी प्राथमिकता देना चाहिए। मतलब बोला है 5वीं तक तो अनिवार्य है, 5वीं तक अनिवार्य है कि शिक्षा जो होगा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होगा, लेकिन हो सके तो 8वीं तक को भी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? मातृभाषा में ही होना चाहिए। कौन बोला है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संप्रतीय समझ, यानी समझ पर आधारित होना चाहिए, यानी परिणामों के सुधार पर होना चाहिए और वैचारिक समझ पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला है 29 में, बच्चे किस शिक्षण शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? अर्थपूर्ण अधिगम का मतलब सबसे ज़्यादा जो सीखता है बच्चा कैसे सीखता है? तो सबसे व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेश द्वारा, पुनरावृत्ति, यंत्रवत अभ्यास द्वारा। जब वे कार्यों को क्रियाकलापों और क्रियाशील में भाग लेते हैं तब कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों में उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। इनाम की अगर बात करेगा तो यहाँ तो होगा ही नहीं। व्याख्यान विधि, तो व्याख्यान विधि लेक्चर विधि जो कि कॉलेज समय चलता है, बच्चा को लेक्चर विधि तो होगा नहीं, ये भी गलत है। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब कि वह रोट रनिंग की बात करता है। पुनरावृत्ति मतलब रटने की बात करता है, बार बार अभ्यास करना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी जो बोला है अनुभव। जब कार्यों को क्रियाकलापों यानी कोई भी काम को क्रियाकलाप से सीखेगा या क्रियाशीलता में भाग लेगा यानी एक्टिविटी में भाग लेगा तो उससे बच्चे में क्या होता है? जिज्ञासा जगता और ज़्यादा समझ में ज़्यादा सीखता है। अगर बच्चे की जैसे और सीखने की बात करें तो अनुभव से भी सीखता है, अनुभव के माध्यम से सीखता है, स्वयं को भाषण करके भी सीखता है जैसे। और प्रारंभिक में जब होता है बच्चा तो खेल कूद से, अनुकरण कर से सीखता है, या वाद विवाद, संवाद या परिवेश में भी सीखता है। तो ये सब क्या होता है? बच्चे के सीखने के गुण होते हैं। तो 29 का नंबर क्या हो जाएगा? सी, क्रियाशीलता में भाग लेके सीखता है। ऑप्शन नंबर 30, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वयं निर्देशित करने की स्वतंत्रता देना, स्वयं निर्देशित करने की स्वतंत्रता देना को बढ़ावा देने की एक विधि है। कौन सी विधि है जो छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रावधान करवाना है? यंत्रवत अधिगम या प्रतिस्पर्धा अधिगम या अन्वेषण अधिगम की निर्देशात्मक अधिगम। तो बोला गया छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री, क्या बोला? सामग्री प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वयं निर्देशित करने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की जहाँ बात करेगा तो वहाँ खोजबीन की बात करता है। किसी बात करता है? खोजबीन। प्रतिस्पर्धा तो होगा ही नहीं,
निर्देश भी नहीं देगा, यंत्रवत अधिगम भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अन्वेषण करना यानी खोज करना, जो स्वयं निर्देशित करने की स्वतंत्रता देता है, अन्वेषण करता है, यानी खुद से जो अधिगम को बढ़ावा देता है, यानी खुद से जो बच्चे निरीक्षण करता और जो खुद में वह देखने में अनुभव करते हैं, सीखते हैं, अनुभव करके सीखते हैं या नकल करके सीखते हैं बच्चे, उसे अन्वेषण कहा जाता है, अन्वेषण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 30 का क्या हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आप लोगों को कैसा लगा ये टॉपिक आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।